बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हैदर फ़ारूक़ और आज हम डिस्कशन करते हैं कुछ लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से। जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लेते हैं और उसके जो एजम्पशन हैं और डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, पहले जब स्टूडेंट के सामने हम लॉ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करते हैं तो उसको अच्छा लगता है कि प्राइस जब कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है और जब प्राइस बढ़ती हैं तो क्वांटिटी डिमांड गिर जाती है। लेकिन साथ हम जो शराइत लगा लेते हैं कि इनकम में चेंज नहीं आएगी, पॉपुलेशन साइज़ चेंज नहीं होगी, एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं होगा, तो फिर स्टूडेंट के जहन में कुछ क्वेश्चन रेज होना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं कि सर ये किस तरह मुमकिन है कि लोगों की इनकम भी कांस्टेंट होगी और पॉपुलेशन साइज़ भी कांस्टेंट होगी, एनवायरमेंटल चेंजेस भी नहीं होगी, टेस्ट, फैशन, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, ये किस तरह मुमकिन है? तो किस तरह ये लॉ इम्प्लीमेंट होगी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, या क्यों हम इस तरह पढ़ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें फिक्स करना मुमकिन नहीं है तो क्यों हम इस लॉ को पढ़ते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? तो आज इस हवाले से हम कुछ डिस्कशन करते हैं, इन एजम्पशन के हवाले से और उन स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन हैं उस हवाले से कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, पहले तो हम ये बताते हैं कि जब भी दुनिया में कोई कानून आता है, कोई भी कानून हो, कोई भी जब कानून बनता है तो कुछ कंडीशन उसके लिए तय की जाती है, कुछ रेगुलेशन, कुछ एजम्पशन, कुछ शराइत उसके लिए ली जाती हैं कि कानून इस हालत में इम्प्लीमेंट होगा। अगर यहाँ पे ये चीज़ें वायलेट होगी तब ये कानून इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा। हम शुरू करते हैं एक इस्लामिक लॉ से, हम स्टार्ट कर लेते हैं। यानी इस्लामिक लॉ में या जो गाइडेंस है कुरान और हदीस में कि आप हराम नहीं खा सकते, यानी किसी दूसरे की माल को बग़ैर इजाज़त के आप यूज़ नहीं कर सकते, आप नहीं खा सकते, ये आपके लिए हराम है। आपके आगे 3 दिन या 40 दिन नमाज अदा नहीं होगा, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी जब तक वो आपके पेट में है। इसको हराम समझा जाता है इस्लामिक लॉ में। अब ये नॉर्मल सिचुएशन में ये लॉ एप्लीकेबल है। अब ये लॉ टॉलरेट करती हैं एक ख़ास हालत में, जब फ़र्ज़ करे आपकी ज़िंदगी जा रही हो और अगर आप हम हराम माल ना खाएं तो आपकी ज़िंदगी जा सकती है। तो उस टाइम में आप इतना खा सकते हैं कि आप ज़िंदगी बचा लें, यानी अपनी लाइफ को बचाने के लिए आप थोड़ा सा हराम खा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी बच जाए। तो वहाँ पे जब हालात चेंज हो जाते हैं तो लॉ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इस तरह कोई भी जब कानून हो तो कुछ ख़ास कंडीशन उसके लिए बनाए जाते हैं, उसको आसान बनाने के, ताकि लोगों के समझने में आसानी हो। इस वजह से कुछ शराइत लगा दी जाती हैं कि इस हालत में ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब ये क्यों इस तरह किया गया है कि बाकी सारे फैक्टर्स जो है कांस्टेंट कि सिर्फ प्राइस के थ्रू या प्राइस का इम्पैक्ट जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट डिटर्मिनेंट है या फैक्टर ऑफ डिमांड है, तो इसलिए हम प्राइस के थ्रू उसको देखते हैं। उसका वजह क्या है? ये असल में स्टूडेंट्स के लिए आसानी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अब इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं या सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, अब उनको ये सारी चीज़ें एक साथ समझ नहीं आती कि प्राइस में भी चेंज आए, इनकम में भी चेंज आए। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये चेंज जो क्वांटिटी डिमांड में आया है ये प्राइस से आया है, इनकम से आया है, कोई और साइड से आया है, पॉपुलेशन साइज से आया है। तो उस मॉडल को सिंपल बनाने के लिए, समझने में आसानी के लिए हम इस तरह करते हैं। क्यों इस तरह करते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ये है कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अहमद, और वो अपने टीचर या मेरे सामने आ जाते हैं और सर से पूछ लेते हैं कि सर मेरे पहले सेमेस्टर में जीपीए जो है 2 हैं, 2 CGPA मेरा आया है और मैं सेकंड सेमेस्टर में उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मुझे कुछ तरीका बताएं, मुझे कुछ गाइड करें। तो एक टीचर देखते हैं कि ग्रेड्स के या अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि ग्रेड्स को डिटरमिन करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं या ग्रेड को इम्प्रूव करने में मददगार साबित होते हैं। तो मैंने उसको बता दिया कि आप स्टडी आवर्स बढ़ाएं। अगर आजकल आप आधा घंटा स्टडी करते हैं, 1 घंटा स्टडी करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे स्टडी कर लिया करें। साथ बता देता हूँ कि क्लास अटेंडेंस बढ़ाए। अगर आपकी 75% अटेंडेंस आप 80 पे लेके जाए, आप 90% अटेंडेंस क्लास में। अगर आप फिज़िकली प्रेजेंट है, मेंटली आप क्लास में अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाएं। साथ बता दिया जाता है
कि क्लास पार्टिसिपेशन में हिस्सा लें, असाइनमेंट हो, प्रेजेंटेशन हो, दूसरी जो एक्टिविटीज़ हो उसमें हिस्सा लें। फ्रेंड्स, कंपनी जो आपके दोस्त हैं, अगर दोस्त की कंपनी कुछ अच्छी नहीं है, उसको दोस्त को चेंज करें, अपने दोस्तों को चेंज करें। साथ हॉस्टल अच्छी जगह पे नहीं है, पिंडी में है, तो हॉस्टल इस्लामाबाद में आ जाए, या नमल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आ जाए, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आ जाए, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हॉस्टल है उसमें आ जाए। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट से फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने अहमद को बता दिया कि आप इन चीज़ों को चेंज करें तो आपका ग्रेड जो है इम्प्रूव हो जाएगा। और अहमद चला गया, उन चीज़ों पे उसने काम किया और इन चीज़ों को बाकायदा चेंज कर दिया, और नेक्स्ट सेमेस्टर में अहमद की जो ग्रेड थी या जीपीए तो इम्प्रूव हो गया, वो 3 पे चला गया। अब अहमद खुश था, तो क्लास में एक और स्टूडेंट हैं, एक लाइबा है, एक फ़ीमेल स्टूडेंट है, जो कि कुछ ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने ग्रेड्स के बारे में। तब उसने देख लिया कि सर ने उसको गाइड किया है, तो लाइबा भी टीचर के पास आ गई कि सर मुझे भी बताए, आपने क्या बताया था अहमद को, वो चीज़ें मुझे भी बताए, लेकिन मैं फ़ीमेल स्टूडेंट हूँ और मैं इन सब चीज़ों, सब फैक्टर्स को मैं चेंज नहीं कर सकता। मुझे किसी एक फैक्टर्स का बता दे, क्योंकि मैं हॉस्टल में यहाँ पे रहती हूँ, मैं अपना हॉस्टल चेंज नहीं कर सकता, मैं फ्रेंड्स को चेंज नहीं कर सकता, मैं फ़ीमेल स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए सारी चीज़ें मुमकिन नहीं। मुझे कुछ एक चीज़ बताए जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, या जिससे मेरी जीपीए बढ़ जाए और उसकी कंट्रीब्यूशन मेजर हो या ज़्यादा हो, वो बताए। अब टीचर ने खुद रिसर्च नहीं किया, उसने स्टूडेंट से रिसर्च करवाया है। अब मैं स्टूडेंट के पास जाता हूँ, अहमद के पास जाता हूँ कि किस चीज़ ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो जब मैं अहमद से पूछ लिया तो अहमद बता देते हैं कि सर मैंने तो सारों को चेंज किया, एक साथ 3-4 वेरिएबल को मैंने चेंज किया, मुझे पता नहीं है किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो अगर टीचर ने उसको सिर्फ एक चीज़ बताई होती और उसने कंट्रीब्यूट किया, तब समझने में आसानी होती। अब मेरे लिए मुश्किल है कि मैं लाइबा को बता दूं कि आपने कौन सी मेजर चीज़ को चेंज करना है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उसके लिए हो सकता है मुझे आगे और मज़ीद रिसर्च करनी पड़ेगी, और एक एक स्टूडेंट को मैंने अलग अलग वेरिएबल देना होगा और फिर ऑब्ज़र्व करना होगा, तब मुमकिन होगा। तो इसलिए यहाँ पे भी जो हम डिमांड के बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हैं, तो उनका मेन बुनियादी वजह यही है कि हम मॉडल को सिंपल रखने के लिए कि एक टाइम पे एक ही वेरिएबल ऑब्ज़र्व करें ताकि समझने में आसानी हो। अगर एक साथ बहुत सारे वेरिएबल आप चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट का पता नहीं चलता कि किस वेरिएबल ने कितना पार्टिसिपेट किया है। जब आप एक टाइम पे एक वेरिएबल को चेंज करेंगे तब पता चलेगा कि इस वेरिएबल ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। फिर आप दूसरे वेरिएबल को चेंज करते हैं तो फिर पता चल जाता है। एक साथ अगर सिमल्टेनियसली आप चेंज करते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता उसका समझना। तो स्टूडेंट को आसानी के लिए ये इस तरह किया गया है। अगर इस तरह मुमकिन ना हो तो फिर समझने में भी मुश्किल पेश आती है। या एक और एग्जांपल हमें बता देता हूँ, जिस तरह आप लोगों यानी स्टूडेंट की जो ग्रेडिंग होती है या उसका जो इम्तिहान होता है, उसके लिए भी कुछ शराइत रखी जाती है कि 20% उसका इंटरनल होगा, इंटरनल की भी कुछ हिस्सा प्रेजेंटेशन का होगा, कुछ हिस्सा असाइनमेंट का होगा, कुछ क्विज़ेस का होगा, और कुछ 30% जो है मिड का होगा और फाइनल का होगा। और अगर फाइनल एग्ज़ाम के लिए या मिड के पेपर के लिए आएंगे तो उसके लिए भी कुछ ख़ास शराइत होगी, कुछ आउटलाइन होगा, उस आउटलाइन में उसने एग्ज़ाम देना होगा, और फिर पेपर का कुछ ख़ास टाइम होगा और वहाँ पे भी कुछ शराइत होंगे कि नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी अलाउड इट, बिल्कुल असम्पशन की शक्ल में, नो चेंज इन इनकम, वहाँ पे भी नो एक्स्ट्रा मटीरियल विल बी अलाउड इट, मोबाइल फ़ोन विल बी नॉट अलाउड इट, नो एक्स्ट्रा टाइम, ये सारी चीज़ें वहाँ शराइत। एक हाल में आपने बैठना है, किताब नहीं मिलेगी आपको, आपने एक चेयर बस पेन अपने साथ लेके जानी है, मोबाइल अलाउड नहीं होगा, दूसरे दोस्तों के साथ डिस्कशन अलाउ नहीं होगा, वॉशरूम जाना अलाउ नहीं होगा। तो वहाँ पे भी कुछ शराइत लगाई जाती हैं, कुछ एजम्पशन लगाई जाती है। जब वो शराइत और एजम्पशन लगाई जाती है तब पता चल जाता है, टीचर के लिए आसान हो जाते हैं कि इस स्टूडेंट के कितनी नॉलेज है, उसने कितनी तैयारी की है, तब वो प्रॉपर मार्किंग उसके लिए कर लेते हैं, उसको प्रॉपर ग्रेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। और जब ये शराइत फॉलो नहीं की जाती तो फिर टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है कि कितनी ग्रेड किस स्टूडेंट को चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, कि किस स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की, कितना लायक है, जिस तरह ऑनलाइन में पता नहीं चलता था। हर स्टूडेंट 90% से ऊपर मार्क्स ले जाते थे क्योंकि वहाँ पर वो जो शराइत है वो फॉलो नहीं किए जाते थे। एक ही टीचर जो ऑनलाइन उसको पेपर भेज देता था, सब लोग चाप करके दे देते थे, यहाँ आपस में स्टूडेंट शेयर कर देते थे और टीचर के पास सेम आंसर शीट आ जाते थे।